जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने बच्चों एक नई क्लास लेकर आए हुए हैं, एक नया सेशन लेकर आए हुए हैं। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कि इसे स्टैटिक का भी पार्ट कर सकते हैं, इसे कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट कर सकते हैं। आप पॉलिटी में जब पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ का भी एक पार्ट इसको मान सकते हैं। आज के टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी। मतलब हम लोग कई सारी कमेटी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी देखेंगे। इसके बाद कुछ अन्य कमेटी हैं जो बैंकिंग से संबंधित हैं, या और अदर कमेटियां भी हैं। नहीं, एक मतलब ये पार्लियामेंट्री हो गई, और इसके बाद हम लोग पंचायती कमेटी, जो पंचायत से संबंधित कमेटी बनी थी वो, और इसके बाद हम लोग बैंकिंग या अन्य चीज़ों से संबंधित जो कमेटी हैं उनसे भी, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है कमेटी। ठीक है, इस स्पेलिंग को याद रखना, स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत बार आता है एरर में। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट हाउस है। तो आज हम लोग जो है इसी चीज़ में चर्चा करने वाले हैं कि कमेटी कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं। आपको जैसे पता होगा कि कमेटी का जो गठन होता है पार्टिकुलरली एक टाइम पीरियड होता है। कोई भी चीज़, कोई भी, अगर मान लीजिए अभी पुलवामा अटैक हुआ तो उसमें भी एक कमेटी बनाई गई, जांच कमेटी। ठीक है, अभी महाकुंभ में भी जब हादसा हुआ तो वहाँ पे भी एक कमेटी बनाई गई। तो कमेटी जनरली बना दी जाती है कई लोगों को, कुछ जो स्पेशलिस्ट हो, जानकार होते हैं, जो रिटायर्ड होते हैं, आईएएस अफसर, जो बड़े अधिकारी होते हैं, या जो न्यायालय के जज वगैरह होते हैं, जो भी उनको देख के, सबको मतलब देखते हुए वहाँ पे गवर्नमेंट बनाती है कमेटी। पार्टिकुलर किसी भी जो जांच होती है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ तो उसकी जांच करने के लिए बनाई जाती है। और एक पार्टिकुलर जो कमेटियाँ ऑलरेडी किसी कॉन्स्टिट्यूशन को किसी चेंज लाना है, कोई नई चीज़ लाना है, तो कमेटी बनानी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें इसी से संबंधित होती हैं। तो आज हम वही चर्चा करने वाले हैं कि सबसे पहले कमेटी कब से बनना प्रारंभ हुई, और कौन कौन सी कमेटी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो सारी हम चीज़ें आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, आपके लिए अच्छी हो, यूज़फुल हो, तो आप जो है बच्चों इसको अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। और कमेंट करिए, लाइक करिए, जो भी मन हो वो करिए, लेकिन करिए ज़रूर। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, संविधान से संबंधित जो भी कमेटियाँ हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। तो संविधान से संबंधित कमेटी, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ ये। हाँ, संविधान से संबंधित कमेटी हैं, उनके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो ब्रीफ में चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग ये नहीं देखेंगे कि नहीं जो है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब उसके बारे में डिटेल में, कुछ चीज़ों के बारे में डिटेल चर्चा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये स्टैटिक का भी एक पार्ट हो जाता है, वनडे एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार आने वाला ये क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले प्रारूप कमेटी। प्रारूप कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, प्रारूप कमेटी की बात कर लेते हैं। प्रारूप कमेटी में जो अध्यक्ष हैं उनके कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को प्रारूप समिति का, जो प्रारूप मतलब ड्राफ्ट कमेटी थी, उसका क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं संघ संविधान। जब भी संघ की बात होगी, संघ के संबंधित कोई भी कमेटी बनेगी तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आएगा। ठीक है ना, उसमें किसका नाम आएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आएगा। याद रखना ये बात को। तो संघ संविधान कमेटी है, समिति है, उसके अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखना इनको, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं संघ संविधान कमेटी के अध्यक्ष। अगर प्रांतीय संविधान समिति की बात कर लेते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि कब मिली थी? बारदोली मूवमेंट हो रहा था, वहाँ पे इनको, वहाँ की महिलाओं के द्वारा इनको दिया गया था। कई जगह लिखा है कि इनको गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो अल्टीमेटली गांधी जी को बताया गया होगा कि आपके साथ जो है वो बहुत अच्छा काम किए इस मूवमेंट में, इनको ये सब हम लोग जो पदवी, ये उपाधि देना चाहते हैं। तो उनके माध्यम से किसी को कोई सजेस्ट करेगा, फिर गांधी जी उनको वो उपाधि वो दे देंगे। ठीक, वो पदवी दे देंगे। तो वो चीज़ सरदार की उपाधि। तो वल्लभ भाई पटेल को जो है, ठीक है ना, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सॉरी, आयरन मैन तो नहीं, एक मिनट, इसमें मुझे डाउट है। वो एकजुट करने का काम करते हैं, तो इन्हें शायद वो कुछ कहते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आता। लौह पुरुष सरदार वल्लभ, हाँ, लौह पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सही है। आयरन लेडी कहते हैं इंदिरा गांधी को, आयरन मैन कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है ना, तो आयरन मैन भी कहते हैं, सही है। ठीक है, ठीक है, सॉरी, थोड़ा मुझे मिस्टेक हो गई थी थोड़ा सा। तो आयरन लेडी, तो उसको आयरन मैन भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना आयरन मैन, तो इनको आयरन मैन भी कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन भी कहा जाता है। ठीक है,
तो इस बात को दिमाग में रखना है। और इन्होंने पूरे राष्ट्र को एकजुट करने का काम किया था। तो शायद इनका मतलब इनको कुछ एक उपनाम से जानते हैं, वो मैं नाम नहीं याद आ रहा, क्योंकि वो जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वहाँ पे एक फ़िलासफ़र होते हैं यूरोप में, तो वो जो है काम करते हैं सारे जो स्टेट्स होते हैं, छोटे छोटे स्टेट्स में बट जाता है पूरा जो उनका कंट्री होती है उसको बांटने का, मतलब उनको जोड़ने का, सॉरी बांटने नहीं, जोड़ने का काम करते हैं, एकजुट करने का काम। तो इसी प्रकार इन्होंने भी सारी रियासतों को जोड़ने का काम किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, जनरली नहीं पता है तो अगले सेशन में कभी हम चर्चा कर लेंगे इस बारे में। तो आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, जो मेन टॉपिक है। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हैं, संघ की बात जब भी आएगी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आएगा। प्रारूप समिति की बात कर लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूल अधिकार की बात कर लेते हैं, मूल अधिकार या अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, तो वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, उप समिति की बात नहीं हो रही, जब उप समिति की बात होगी तो उप समिति में दूसरा कुछ रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मूल अधिकार या अल्पसंख्यक की बात हो रही है, वो भी समिति की बात, कमेटी की बात हो, सब कमेटी की बात नहीं हो रही थी, कमेटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेंगे ही। कौन रहेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि संविधान में जो मूल अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग अल्पसंख्यक उप समिति की जब बात करेंगे तो वहाँ पे जो है एस.सी. मुखर्जी का नाम आएगा। फिर मूल अधिकार उप समिति की बात कर लेंगे तो जे.बी. कृपलानी का नाम आएगा। तो भी हम आगे हैं इसके बारे में तो चर्चा करते हैं, ठीक है वन बाय वन। संचालन समिति और नियम समिति दोनों के ही अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो याद रखना ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संचालन नियम समिति मतलब संचालन समिति और नियम समिति दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इस बात को दिमाग में रखना है। मैंने कहा जब भी संघ की बात आएगी, संघ शक्ति, और ऊपर हमने पढ़ा था संघ संविधान, तो संघ संविधान संघ शक्ति दोनों के अध्यक्ष पी.टी. नेहरू हैं। संघ की बात जब भी आएगी, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर थे तो इनके संघ की मतलब पूरे संघ की जिम्मेदारी इन्हीं के पास होती थी। मूल अधिकार से संबंधित उप समिति मैंने बताया जे.बी. कृपलानी। मूल अधिकार से संबंधित जब उप समिति की बात आएगी तो उनका नाम आएगा जे.बी. कृपलानी। कौन है ये? जे.बी. कृपलानी, ठीक है ना, जे.बी. कृपलानी। तो जे.बी. कृपलानी जी का नाम आएगा कब? मूल अधिकार के संबंधित उप समिति जो बनी थी उसमें जे.बी. कृपलानी जी का नाम था, ठीक है ना, याद रखना जे.बी. कृपलानी। कार्य संचालन समिति की बात करेंगे तो के.एम. मुंशी आएगा। कार्य का से के से के.एम., तो का को के से कर लो तो के.एम. मुंशी हो गए। तो कार्य संचालन समिति की जब बात करेंगे तो उनमें मतलब के.एम. मुंशी का नाम आएगा, ठीक है ना। अल्पसंख्यक उप समिति मैंने बताया ना, अल्पसंख्यक और मूल अधिकार, तो मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अल्पसंख्यक उप समिति या मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति की हमने बात करी जे.बी. कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति की बात करेंगे तो एस.सी. मुखर्जी। तो उप समिति अल्पसंख्यक को माइनॉरिटी बोलते हैं, तो माइनॉरिटी से याद कर लो, जैसे अल्पसंख्यक को क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी, तो एम से याद कर लो मुखर्जी, तो एस.सी. मुखर्जी। और जे.बी. कृपलानी ऐसे याद कर लो, मूल अधिकार उप समिति जे.बी. समिति उप समिति है तो जे.बी. कृपलानी हो गए, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित एक समिति बनी थी, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित एक समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे एस. वारदाचारी थे। कौन थे? एस. वारदाचारी थे। थोड़ा सा डेंस हो गया, थोड़ा सा कहीं कहीं पे थोड़ा सा हो जाता है, उसको आप कॉपरेट करिएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे ये वर्ड है ऊपर था, ठीक, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस यहाँ पे हो गया ना, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय संबंधित समिति जो है उसके जो अध्यक्ष हैं एस. वारदाचारी हैं, सर्वोच्च न्यायालय संबंधित समिति, ठीक है। और यहाँ पे संविधान के मसौदे की जांच के लिए, संविधान के मसौदे की जांच के लिए जो विशेष समिति बनी थी उसके जो अध्यक्ष हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं। तो संविधान के मसौदे की जाँच के लिए, ठीक है ना, संविधान के यहाँ पे लिख देता हूँ, संविधान के मसौदे की जांच के लिए, संविधान के मसौदे की जांच के लिए, ठीक है ना, संविधान के मसौदे की जांच के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। तो संविधान के मसौदे की जांच के लिए, ठीक है ना, संविधान के मसौदे, यहाँ पे मसौदा लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट कमेटी मैंने हेडिंग डाली थी तो शायद वो ऊपर नीचे हो गई है, तो हो गया है, उसके लिए सॉरी, मुझे आइडिया नहीं थी। तो याद रखना जांच मतलब संविधान के मसौदे की, तो याद फिर से बता दें तो संविधान का मसौदा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, क्या होगा? संविधान का मसौदा,
संविधान का मसौदा लिख देता हूँ, ये अभी इरेज भी हो जाएगा, ठीक है। संविधान का मसौदा जो बना था उसकी जांच किसने की थी? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने करी थी। अब पंचायत से संबंधित समितियों के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पंचायत के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये किस में है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 243 बहुत सारे आर्टिकल हैं, क्योंकि पंचायत में नगर पालिका और पंचायत नगर मतलब पंचायती राज सिस्टम में, पंचायत राज सिस्टम में दो भागों में जब हम लोग बात करेंगे कि नगर पालिका मतलब पंचायत मतलब जो गांव एरिया में पंचायती राज व्यवस्था है, नगर पालिका में जो म्यूनसिपालिटी है, दोनों के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आर्टिकल हैं, दोनों अलग अलग जो है पार्ट्स में रखे गए हुए मतलब भाग में। जो ये पार्ट्स में पंचायत रखा गया है वो 9 में है, ठीक है ना। पार्ट मतलब भाग 9 में है, कौन है? पंचायत। पंचायत किस में है? पंचायत भाग 9 और अनुसूची 11, तो ये अनुसूची लिखी हुई है, शेड्यूल 11, ठीक है ना। अगर इसके आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं पंचायत के आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो 243 से 243 होता, टोटल कितने हैं? 16 आर्टिकल हैं, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, 16 आर्टिकल थे। तो यहाँ पे पंचायती राज की हम लोग बात कर रहे थे, पंचायती राज में कौन कौन सी समितियाँ बनी थी, कौन कौन सी कमेटी बनी थी। तो पंचायती राज के बारे में मैंने तुमको थोड़ा सा एक मोटा सा मतलब छोटा सा दे दिया था। पंचायती राज की धारणा क्या है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि एक ग्राउंड लेवल पर, मतलब जैसे होता है ना कि सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है, स्टेट में गवर्नमेंट है, तो मतलब जो गांव स्तर पे है, मतलब ज़मीनी स्तर मतलब गांव से संबंधित या ब्लॉक है, जिला पंचायत जिला से स्तर है, जो वहाँ पर कैसे देखा जाएगा कौन क्या चल रहा है। तो गांव पे इस तरह से गांव पर क्या हुआ, ग्राम पंचायत हो गया, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति बन गई और जिला स्तर पर जिला परिषद बन गया। तो ऐसे करके मतलब स्थानीय स्वशासन की बात करते थे, ठीक है ना, कि सबको मतलब पता चले सबको चीज़ें, मतलब सरकार सेंट्रल से कहेगी स्टेट को, स्टेट किसको कहेगी? स्टेट कहेगी ग्राम पंचायत मतलब गांव को कहेगी ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जिला स्तर पर कहेगी, जिला स्तर ब्लॉक स्तर पर कहेगा, ब्लॉक स्तर जो है जो ब्लॉक में सारे गांव आते हैं, जितने गांव हैं उन गाँवों को बोलेगी कि आप ऐसी ऐसी योजना है, ऐसी ऐसी योजना को इम्प्लीमेंट करिए। तो ये एक प्रकार का सिस्टम चलता चला आता है कि सेंट्रल में कोई बैठा हुआ है बड़ा सा, फिर इसके उस नेता सेंट्रल में कोई है, फिर इसके बाद स्टेट में है, उससे छोटे क्या है, उससे छोटा क्या है जिला पंचायत, जिला पंचायत से छोटा क्या आ जाएगा ब्लॉक, ब्लॉक से छोटा क्या आ जाएगा गाँव। गाँव ही सबसे मतलब बेसिक इकाई होती है, बेसिक जो सारी चीज़ों को एक नीचे ग्राउंड लेवल पर लागू करती है, जो कि प्रधान होता है, ठीक है। जनरली सारे ज़िले में जो है 3 पंचायत सिस्टम लगा, 3 टायर पंचायत सिस्टम लगा हुआ है, मतलब 3 टायर मतलब त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती सिस्टम लगा हुआ, पंचायती सिस्टम, ठीक है, पंचायती मतलब तंत्र, त्रिस्तरीय, ठीक है ना, त्रिस्तरीय पंचायती तंत्र लगा हुआ, पंचायती तंत्र है सारे स्टेट में, केवल कुछ स्टेट में जैसे वेस्ट बंगाल में मतलब 4 स्तरीय है, मतलब ठीक है ना। वेस्ट बंगाल में जैसे कैसा है 4 स्तरीय पंचायत है, तो वेस्ट बंगाल एक्सेप्शनल में आ जाता है। वेस्ट बंगाल में 4 स्तरीय है, ठीक है ना, तो याद रखना वेस्ट बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत है और सारे स्टेट में जो है 3 स्तरीय है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कोई पंचायत नहीं है, कहीं कहीं पर लिखा रहता है एकल पंचायत लिखी हुई है, पर उसको कोई मतलब नहीं है एकल पंचायत। तो यहाँ पे मेघालय का नाम आएगा, एक मिनट, मेघालय, मिज़ोरम एंड नागालैंड। तो मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड में नो पंचायत सिस्टम पूछता है, नो पंचायत सिस्टम, ठीक है। तो नो पंचायत सिस्टम कहाँ होगा? मेघालय। मैं एक पेज जोड़ लेता हूँ फिर आपको सही से समझा पाता हूँ मैं, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, तो मैं एक मिनट एक पेज जोड़ता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। पेज शॉर्ट होने गया, यहाँ पे थे ना, यहाँ पे, और थोड़ा सा ठीक है। चलो ठीक है, हम आपको बता देते हैं सारी चीज़ें, हम डिटेल में ही बता देते हैं, थोड़ा सा मैं सोच रहा था। तो पंचायत की बात जो क्या स्थानीय स्वशासन से संबंधित होता है, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। पंचायत वाली जो बात सबसे पहले किसने, जवाहरलाल नेहरू ने एक मतलब कहा था कि हम क्या कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पे, तो उन्होंने सबसे पहले 1952 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाए थे, सामुदायिक विकास
कार्यक्रम, तो ऐसे करके सामुदायिक SVC सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है ना। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाए थे, लेकिन वो फेल्ड हो गया था, जो कि अमेरिका की टेंस नदी पर बेस्ड, तो वो फेल हो गया था। बाद में 1953 में भी एक राष्ट्रीय स्तर का काम किया गया था, राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ करी गई, लेकिन 1953 में भी वो भी फेल हो गया। फिर 1957 में बलवंत राय मेहता जी आते हैं कि आप दोनों कमेटियों की जाँच करिए। आप इनको बलवंत राय मेहता BRM, तो इन्होंने जो कहा कि बलवंत राय मेहता जी आते हैं जो बोलते हैं कि आप इन स्तर पर कमेटियों की जांच करिए। तो ये जांच करते हैं, जांच करने में निकलता है कि ये सारी चीज़ें सही नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, त्रिस्तरीय। इन्हें पंचायती राज का शिल्पी बोलते हैं, ठीक है, पंचायती राज का शिल्पी बोलते हैं, शिल्पी, शिल्पकार थे पंचायती राज का, तो शिल्पी बोलते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात करते हैं, ठीक है। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात करते हैं, 1957 की बात है, ठीक है ना। ये अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर मतलब ब्लॉक स्तर पर, और जिला स्तर, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की बात करते हैं ये, बलवंत राय मेहता पंचायत। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। कई बार आपने सुना होगा जिला परिषद का चुनाव हो रहा है, जिला पंचायत, हो ऐसे करके होते हैं। मतलब ग्राम, एक गांव में कम से एक या दो, कई बार किसी गांव में एक बड़ा सा गांव है या दो से अधिक गांव है, तो मतलब 20 लाख से कम, मतलब ऐसे रहता है कि पंचायती राज पूरे क्षेत्र को लेकर चलते हैं 20 लाख। लेकिन यहाँ पे रहता है कि किसी गाँव में 1-2 गाँव को मिलाकर भी पंचायत सिस्टम, मतलब वहाँ का मुखिया जो प्रधान होता है तो हो जाता, बनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़ें। मैं बोल रहा था कि वेस्ट बंगाल में मतलब चतुर्थ स्तरीय, ठीक है ना, चतुर्थ स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज। मेघालय, ये बहुत बार प्रश्न आया, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। नागालैंड में कहीं कहीं पर एक स्तरीय पंचायत लिखा हुआ, लेकिन अधिकतर प्रश्नों में आता है किन राज्यों में पंचायती राज सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है, नो पंचायती राज सिस्टम, ठीक है ना, पंचायती राज। तो यहाँ पर क्या है, पंचायती राज सिस्टम नहीं है, तो इस बात को भी दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ से इसको, आप तो देख ही लिखेंगे, इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर पंचायती राज नहीं है, मैंने बता दिया है। अब जैसे मान लीजिए केंद्र में राज्य वित्त, सेंट्रल में क्या होता है, वित्त आयोग होता है, वित्त समिति बनती है। इसी प्रकार केंद्र राज्य मतलब राज्य में भी क्या होता है, राज्य वित्त आयोग राज्यपाल के द्वारा बनाया जाता है, जो कि वित्त राज्य को देता है। राज्य मतलब जिला को देगा, जिला ब्लॉक को देगा, ब्लॉक क्या देगा, ग्राम को देगा। तो राज्य स्तर पर क्या होता है, राज्य वित्त आयोग होता है, जो कि इनके राज्य मतलब वित्त का पूरा ध्यान रखता है, राज्य वित्त आयोग, जो कि राज्यपाल के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसी को पूरे अधिकतर स्टेट में लागू किया गया, जो BRM बलवंत राय मेहता द्वारा बनाई गई समिति थी, बलवंत राय मेहता द्वारा जो बनाया गया था, इसी को 1957 में बनाया गया था। इसी को अधिकतर स्टेट में लागू किया था, क्योंकि आने वाली सरकार जब आती है तो सब अपना अपना बात रखते हैं। कोई बोलता है कि जब 1977 की बात आती है तो वो बोलते हैं कि अशोक मेहता समिति बनाते हैं, कि हम लोग ऐसे रखेंगे, 2 स्तरीय बनाएंगे, अशोक मेहता समिति आती है, फिर PK थुंगन समिति आती है, फिर जो है LM सिंघवी समिति आती है, फिर GVK राव समिति आती है। तो सब लोग अपने अपने स्तर पर बात करते हैं। अशोक मेहता समिति आती है 1970 में, जब जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो ये सारी चीज़ें वो लोग, वो जब ये आती है तो 2 स्तरीय की बात करें, 2 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। गांव स्तर पर पंडाल पंचायत, मंडल पंचायत, और जिला स्तर पर जिला परिषद, तो ऐसे बात करते हैं। या न्याय पंचायत की अलग से बात करते हैं, एक अलग से न्याय पंचायत होनी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो इन्होंने 1957 में बात करी, इसके बाद सबसे पहले जो लागू हुआ था ये पंचायती सिस्टम, क्योंकि ऑफिशियल तो था नहीं, इन्होंने कमेटी बना दी। ऑफिशियल तब होगा जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल जोड़ा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान संशोधन होगा तब। तो इन्होंने बोला 1957 में, और 1957 में इन्होंने बोला था, और 1959 में सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, मतलब इसको ऑफिस मतलब लागू कर दिया गया था। अब ये तो कोई कानून तो था नहीं, जब कानून बन जाएगा तब तो सारे स्टेट में लागू करना ही अनिवार्य हो जाएगा।
मान लीजिए कोई नहीं करता है, जैसे मेघालय, मिजोरम और नागालैंड नहीं करता, वो बात अलग है। तो वहाँ पे सबसे पहले लागू किया गया था राजस्थान के नागौर ज़िले में, सबसे पहले 1959 में राजस्थान के नागौर ज़िले में, राजस्थान के नागौर ज़िले में कब लागू किया गया था? 1959 में सबसे पहले। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लागू हो जाता है, क्योंकि अभी 73वां संविधान संशोधन 1992 होगा और 74वां संविधान संशोधन 1992, मतलब 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज सिस्टम को मतलब जो मैंने बात किया ना, भाग 9 के और भाग 9 पार्ट 9 और शेड्यूल 11 में जोड़ा गया, अनुसूची 11 में जोड़ा गया है। ठीक है, इसके कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो ये भी चीज़ दिमाग में रखना है। 18 विषय किसके होते हैं? ग्राम पंचायत, नगर पालिका के होते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को भी दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे चीज़ें जो बताया मैंने कि ये इस स्तर मतलब ठीक है ना, इसके 29 विषय होते हैं, क्योंकि ग्राम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो 29 विषय होते हैं इसके। और जब हम लोग नगर पालिका की बात करेंगे तो वहाँ पे उसके 18 विषय होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी दिमाग आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लागू हो जाता है तो सबसे पहले कौन सा स्टेट लागू अपने ऊपर लगाता है? मध्य प्रदेश। कौन सा लागू करता है? मध्य प्रदेश। ठीक है ना, तो याद रखना मध्य प्रदेश लागू कब कराता है अपने ऊपर? अरे यार, मध्य प्रदेश कब लागू करता है? जब जो है संशोधन हो जाता है, मतलब 73वां संविधान संशोधन होने के बाद। कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट करता है अपने राज्य में? तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है ना, MP, मध्य प्रदेश सबसे पहले लागू करता है। और पंचायती राज दिवस हम कब मनाते हैं? 24 अप्रैल 1993। मतलब इम्प्लीमेंट मतलब संविधान संशोधन हुआ, कानून बन गया, लेकिन सभी राज्यों में जो लागू हुआ था वो 24 अप्रैल, पूरी तरह से जो सर्कुलेशन में आया था ये लॉ 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, इसी दिन को 24 अप्रैल को ही क्या पंचायती राज दिवस मनाते हैं? क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इस बात को भी दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। तो 24 अप्रैल 1993 को ये पूरी तरह से लागू हो गया था। ठीक, तो इतनी एक जनरली मैं जानकारी आपको देना चाहता था। बाकी टॉपिक तो बहुत बड़ा है, हम लोग अपने पुराने टॉपिक पे आते हैं जो हम लोग बात कर रहे थे समितियों के बारे में। ठीक है, पंचायती राज समितियों की बात कर रहे थे, तो पंचायती राज समितियों की हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर अभी हम इसमें उलझे तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। वैसे भी 22 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो बलवंत राय मेहता समिति 1956 में बनी थी, लेकिन कहीं पर 1957 मतलब मैंने बताया 1957 लिखी है, तो बन गई 1956 में। इसने अपनी रिपोर्ट दी 1957 में। तो 56-57 कहीं पे आ जाए तो समझ जाना कि ये बलवंत राय मेहता की बात हो रही है। ठीक है ना, तो ऐसा आप घबराना नहीं है। जैसे अशोक मेहता समिति 1977-78 मतलब 1977 से 1978, तो याद रखना बलवंत राय मेहता। इन्होंने 2 स्त्री की बात करी थी, याद रखना बलवंत राय मेहता तो त्रिस्त्री की बात करी, 3 नाम है तो त्रिस्त्री हो गए, 2 नाम है अशोक मेहता 2 स्त्री। GVK राव तो इन्होंने 4 स्त्री की बात करी थी, 4 स्त्री समिति की बात करी थी GVK राव 1985 में। ठीक है, LM सिंघवी आए, डॉक्टर LM सिंघवी ने 1986 में आए, इन्होंने भी अलग से अपनी विचारधारा दी। तो GVK राव आए थे, GVK राव ने 1985 में समिति बनी थी GVK राव, इन्होंने 4 स्त्री की बात करी। अशोक मेहता 1978 में बना था, 1978 में, तो इन्होंने 2 स्त्री की बात करी थी। बलवंत राय मेहता ने 1957 में 3 स्त्री की बात करी थी। LM सिंघवी 1986 में समिति बनी थी, और PK थुंगन समिति 1988 में बनी थी। तो PK थुंगन समिति पूछे किससे संबंधित समितियाँ हैं? पंचायती राज संबंधित समितियाँ, पंचायती राज सिस्टम से। तो LM सिंघवी 1986, PK थुंगन 1988। तो ये कुछ अन्य समितियों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें सन नहीं पूछा जाता है, इनको याद रखिएगा। ये संबंधित किससे हैं? ये सारी समितियाँ संबंधित हैं किससे? पंचायती राज से। बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977-78, GVK राव 1985, LM सिंघवी 1986, PK थुंगन 1988। अन्य समितियों में बात कर लेते हैं। नचिकेत मोर समिति। ठीक है, ये समिति किससे संबंधित थी? वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन करने हेतु नए बैंकिंग ढांचे से। किससे संबंधित है? नए बैंकिंग, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना है, इनकरेज करना है, इसके लिए बनाई गई थी। वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित इनकरेज करने के लिए नए बैंकिंग ढांचे से संबंधित, किससे? नए बैंकिंग ढांचे से। नया बैंकिंग ढांचा बनाना है, उसके लिए नची मोर समिति याद रखना। तो पूछेगा कि नए बैंकिंग ढांचे से संबंधित समिति कौन है? नचिकेत मोर समिति। रघुराम राजन समिति, ये है वित्तीय क्षेत्र में सुधार। जो वित्तीय क्षेत्र है, फाइनेंशियल सेक्टर है, वहाँ पर सुधार कैसे किया जाए याद रखना। नए बैंकिंग ढांचे, जो बैंकिंग नया ढांचा बनेगा उसमें सुधार संबंधित समिति कौन? नचिकेत मोर समिति है। रघुराम राजन वित्तीय क्षेत्र में सुधार
ठीक है ना। नए बैंकिंग ढांचे में संबंधित है तो नचिकेत मोर, और रघुराम राजन है तो वित्तीय क्षेत्र सुधार। मैं कई बार रिपीटेडली कर रहा हूँ, आपके दिमाग में चीज़ें चली जाएँ। तो वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए रघुराम राजन समिति। सेकंड नरसिम्हम राव समिति बनी थी 1998 में। जो फर्स्ट समिति बनी थी नरसिम्हम राव समिति 1991 में आई थी। कब आई थी? 1991 में आई थी। इन्हीं के समय जो है 73वां संविधान संशोधन 1992, मतलब ये जो पंचायती राज सिस्टम आया था किसके समय में आया था? पूछ लेता है। पंचायती राज समिति किसके समय, कौन से प्राइम मिनिस्टर था? तो नरसिम्हम राव थे, ठीक है ना। तो याद रखना, जो नरसिम्हा राव थे उन्हीं के सरकार के समय जो है पंचायती सिस्टम आता है। 73वां संविधान संशोधन 1992, 74th अमेंडमेंट 1992। तो ये सेकंड नरसिम्हम राव समिति जो बनती है 1998 में बनती है। और जब फर्स्ट नरसिम्हम राव समिति बनती है, वो बनती है 1991 में। तो 1991 में बनती है। ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार संबंधित है। वित्तीय क्षेत्र में, फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार संबंधित कौन समिति है? रघुराम राजन समिति, ठीक है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित समिति। अगर बोलेगा बैंकिंग क्षेत्र, जैसे बैंकिंग का नाम लेगा तो आप सेकंड नरसिम्हा राव समिति 1998। अगर पूछेगा नए बैंकिंग ढांचे में सुधार, नए बैंकिंग ढांचे में संबंधित है तो वो नचिकेत मोर समिति हो जाएगी। सरकारिया समिति किससे संबंधित? सरकारिया जो है सेंट्रल और स्टेट जो है, सेंट्रल और केंद्र और राज्य के बीच जो मौजूद व्यवसाय हैं उनसे संबंधित, व्यवस्थाओं से संबंधित। तो सेंट्रल और स्टेट के बीच जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं से संबंधित समिति जो बनी थी उसे सरकारिया समिति बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट याद रखना है, उसके बीच संबंध है। पीसी महालनोबिस समिति बनी थी। पीसी महालनोबिस का नाम तो आप जानते ही होंगे। तो ये बहुत बड़े इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री थे, तो उन्हीं से संबंधित है। तो पीसी महालनोबिस समिति जो बनी थी यह राष्ट्रीय आय से संबंधित थी, ठीक है ना। तो याद रखना, पीसी महालनोबिस समिति जो बनी थी राष्ट्रीय आय से संबंधित थी। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स करना है, कमेंट में करना है। एक मिनट, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पीसी महालनोबिस जो है, जो समिति मतलब बताया ना, पीसी महालनोबिस समिति बनी थी राष्ट्रीय आय से संबंधित समिति है। लेकिन पीसी महालनोबिस का जन्म हम किन के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना, किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? और ये जो 5 ईयर प्लान बना था उसमें कौन सा 5 ईयर प्लान, कौन सा 5 ईयर प्लान जो है, ठीक है, कौन सा 5 ईयर प्लान जो है इनके नाम से रखा गया है। जैसे मान लो पीसी महालनोबिस या हेराल्ड डोमर मॉडल। तो आपको बताना है कि पीसी महालनोबिस मॉडल जो है किस 5 ईयर प्लान में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, जो भी हो बताओगे कमेंट बॉक्स में। अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हो तो, अगर जो भी देखेगा पूरी वीडियो तो पीसी महालनोबिस का जन्म किस रूप में मनाते हैं और पीसी महालनोबिस के मॉडल को किस 5 ईयर प्लान में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो पीसी महालनोबिस समिति जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित समिति है। किससे संबंधित समिति है? राष्ट्रीय आय से संबंधित समिति है। इस बात को आपको दिमाग पे रखना है। तो ठीक है बच्चों, मैंने आपको ये क्लास मतलब यहाँ तक चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, यही सारी चीज़ें हैं, और कमेंट भी करिएगा, बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगली क्लास पर, ऐसे ही अच्छी कोई क्लास फिर लेके आते हैं, कोई अच्छा सा टॉपिक। तो ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और मॉक ड्रिल जो कराई गई है कल 7 मई को, उसको ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है ना। आज 8 मई है, तो कल जो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर को मेरी तरफ से, मतलब सब देशवासियों को, मैंने तो पहले भी अपनी आर्मी को, अपने गवर्नमेंट को और जो अपने डिफेंस को सारी तरह से सब लोग बधाई दी, हमने भी बधाई दी। लेकिन इस चैनल के माध्यम से भी हम बधाई देते हैं अपनी आर्मी को, अपने डिफेंस को, अपने डिफेंस सिस्टम को, अपनी गवर्नमेंट को, कि उन्होंने इतना अच्छा संदेश दिया, इतनी अच्छी एक्शन लिया, स्ट्राइक किया ऑपरेशन सिंदूर से। ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से सक्सेसफुल किया है। तो कल मॉक ड्रिल हमने भी करी है, आपने भी करी होगी। अगर आने वाले समय में कोई ऐसे खतरा रहता है, कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसा संकेत या कोई ऐसा अनाउंसमेंट होता है, आपको सायरन की आवाज़ सुनाई देती है, तो आप जो समझाया गया, जो सिखाया गया, उसको फॉलो करेंगे और बचेंगे और दूसरों को बचाएंगे, हेल्प करेंगे। और अपने स्तर पर जितना भी हो सकेगा हम लोग देश की सेवा करने का प्रयास करेंगे। बॉर्डर पे तो हमारे जो जवान हैं, हमारे जो देश के सिपाही हैं, ठीक है, वो तो लगे हुए हैं, दिन रात हमारी सेवा कर रहे हैं, हम लोग को सिक्योर कर रहे हैं।
तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देश के अंदर रहकर हम अंदर से सपोर्ट करें, अंदर से लोगों को सपोर्ट करें, अंदर से किसी सैनिक, किसी सोल्जर्स के फैमिली को देखते हैं, कभी किसी जानते हैं तो उनकी हेल्प करते हैं, ताकि उनको अच्छा लगे कि नहीं आज हमारा बेटा बॉर्डर में देश को सिक्योर कर रहा है, देश के नागरिकों को सिक्योर कर रहा है, और यहाँ पर हम लोग को यहाँ लोग सिक्योर कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही एंजॉय करते हुए पढ़ते रहिए।